नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे हिमाचल प्रदेश जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए, हिमाचल प्रदेश जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। हर एक क्वेश्चन जो है वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और जो भी आपका आने वाला एग्जाम होगा वहाँ पर डेफिनेटली आपको हेल्प मिलेगी, जैसे कि पहले भी जो है वो मिलती रही है। तो क्वेश्चन नंबर 1 से जो है डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। बोलते हैं हु फाउंडेड द हिमाचल विकास कांग्रेस। तो हिमाचल विकास कांग्रेस क्या थी? ये एक पॉलिटिकल पार्टी थी और इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? देखो, हिमाचल विकास कांग्रेस की स्थापना जो था वो पंडित सुखराम के द्वारा जो था वो की गई थी। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। अब देखो, पंडित सुखराम के द्वारा जो था वो इस पार्टी की स्थापना जो था वो की गई थी। HVC इस तरह से इसको लिखा जाता था, HVC हिमाचल विकास कांग्रेस। और अगर हम बात करते हैं कि इसकी फॉर्मेशन किस तरह से हुई, क्या पूरी बात हुई, तो देखो ये ना इंडियन नेशनल कांग्रेस से अलग हो गए थे और इन्होंने अपनी एक पार्टी बनाई थी और जिसको नाम दिया गया था हिमाचल विकास कांग्रेस। अब इसमें ना पंडित सुखराम साथ में थे और पंडित सुखराम के साथ उनका बेटा जो अनिल शर्मा है ना, वो भी उनके साथ थे। तो ये दोनों लोग साथ में थे और इनके द्वारा एक पार्टी बनाई जाती है हिमाचल विकास कांग्रेस। और अनिल शर्मा जो है वो इलेक्ट कर लिए जाते हैं 1998 में राज्यसभा के लिए और हिमाचल विकास कांग्रेस के ये मेंबर होते हैं, इलेक्ट हो जाते हैं। और 1998 में जब इलेक्शन होते हैं ना हिमाचल प्रदेश में, तो हिमाचल प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली में ये जो पार्टी थी ना, ये 5 सीटें जीतकर जो है वो लाती है। और 2003 में फिर से इलेक्शन होते हैं तो पंडित सुखराम फिर से जीतते हैं। 2004 में जो है वो जो धनीराम शांडिल आप अभी मंत्री देखते हैं, वो भी जो है वो शिमला से इस पार्टी से जीतते हैं। परंतु उसके बाद 2004 में क्या होता है, ये पार्टी हिमाचल विकास कांग्रेस जो है वो मर्ज हो जाती है। और ये किस पार्टी में मर्ज होती है? इंडियन नेशनल कांग्रेस में ही जो है वो रिजर्व हो जाती है। तो कांग्रेस में ही बाद में चलकर ये मर्ज भी हो जाते हैं और वहीं से टूट कर जो था वो इन्होंने अपनी पार्टी भी जो था वो एक बनाई थी। हिमाचल प्रदेश में अगर हम देखते हैं, अगर हम बात करते हैं ना पॉलिटिकल पार्टीज की, तो पहले तो इस हिमाचल विकास पार्टी का सिंबल क्या था? टेलीफोन जो था वो इसका सिंबल था। ये भी आप ध्यान रखें, जो लैंडलाइन फोन होता है ना वो इसका सिंबल था। और पॉलिटिकल पार्टीज की बात करते हैं प्रेजेंट टाइम में, अगर हम देखते हैं ना, तो 2 पार्टीज मुख्य रूप से यहाँ पर कॉन्टेस्ट करती हैं हिमाचल प्रदेश में। और हिमाचल प्रदेश में जो है वो किस तरह से कॉन्टेस्ट होता है? एक बीजेपी पार्टी है, एक कांग्रेस पार्टी। तो ये दोनों पार्टीज इलेक्शन लड़ती हैं और भी पार्टीज से मेंबर खड़े होते हैं, परंतु जीत कर यही आते हैं। और मेनली इंडिपेंडेंट मेंबर जो है वो यहाँ पर जीत कर आते हैं। प्रेजेंट टाइम में अगर हम देखेंगे तो कांग्रेस पार्टी सत्ता में है। टोटल नंबर ऑफ सीट्स हैं हमारे पास 68 विधानसभा की। तो कांग्रेस के पास ज़्यादा सीटें हैं, कांग्रेस के पास 40 सीटें हैं और 40 में से जो है वो आपने ध्यान रखना है 25 सीटें जो हैं वो इसके अलावा बीजेपी के पास है। इंडिपेंडेंट मेंबर भी चुनकर आए हैं, 3 इंडिपेंडेंट मेंबर यहाँ पर हैं। तो कांग्रेस के पास बहुमत ज़्यादा था, उन्होंने अपनी सरकार बनाई। अगला क्वेश्चन देखें, क्या बोलते हैं? सूही फेयर इज सेलिब्रेटेड इन द मेमोरी ऑफ। तो बोलते हैं कि सूही मेला मनाया जाता है, ये किसकी याद में जो है वो मनाया जाता है? तो 4 ऑप्शन यहाँ पर हैं। होपफुली आप इसका आंसर जो है वो ऑप्शन ए टिक करेंगे। देखिए, इसका आंसर ऑप्शन ए नहीं है, ऑप्शन डी होगा, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई भी नहीं। सूही मेला जो है वो डिस्ट्रिक्ट चंबा में मनाया जाता है और किसकी याद में जो है वो मनाया जाता है, किसकी मेमोरी में मनाया जाता है? तो रानी सुनैना की याद में जो है ये मनाया जाता है। कहीं पर रानी नैना देवी करके भी जो है उनको लिखा गया है, परंतु रानी सुनैना आपने नाम ध्यान रखना है, जिनकी याद में जो है ये मनाया जाता है और डिस्ट्रिक्ट चंबा में मनाया जाता है। मुख्य रूप से ये मेला जो है वो अप्रैल के महीने में मनाया जाता है और बच्चे और महिलाएं इसमें मुख्य रूप से पार्टिसिपेट करती हैं। क्यों मनाया जाता है इनकी याद में? क्योंकि रानी सुनैना या फिर नैना देवी आप कहिए, चंबा में पानी की किल्लत चली हुई थी, तो पानी की आपूर्ति को पूरा करने के लिए जो था वो इन्होंने अपना बलिदान दे दिया था और मेला इनके बलिदान का प्रतीक माना जाता है। एक इनको याद इस दिन किया जाता है सूही मेले के। सूही मेला इसीलिए जो है वो मनाया जाता है। अब सूही मेला चंबा में मनाया जाता है, अप्रैल महीने में मनाया जाता है। सुनैना रानी थी जिनकी याद में मनाया जाता है। परंतु एक और बात ध्यान रखनी, चंबा का जो इंटरनेशनल लेवल का एक फेयर है ना, वो है मिंजर मेला, जो कि 2nd संडे ऑफ सावन मंथ को जो है वो मनाया जाता है। मिंजर का मतलब ही होता है मक्की का टुकड़ा, मक्की का जो सिट्टा होता है ना, उसको मिंजर कहते हैं। और रावी नदी में जो है उसको बहाया जाता है जब मिंजर मेला जो है वो होता है। और इसमें आपने ध्यान रखना है कि चंबा में जो है वो लक्ष्मी नारायण मंदिर में जो है पूजा अर्चना की जाती है। तो लक्ष्मी नारायण मंदिर कहाँ पर स्थित है? चंबा में जो है वो स्थित है, वो भी आप ध्यान रखें। रानी सुनैना क्लियर हो गया, मिंजर मेला यहाँ का क्लियर हो गया। कि चंबा में कोई और भी इंपॉर्टेंट फेयर फेस्टिवल है जो आपसे पूछा जा सकता है? तो यहाँ से पूछा जा सकता है कि ये जो रानी सुनैना थी जिन्होंने अपना सेक्रीफाइस किया था यहाँ पर पानी लाने के लिए, वो किस राजा की रानी थी, मतलब किस राजा की पत्नी थी? तो राजा साहिल वर्मन की वो पत्नी थी, ये आपने ध्यान रखना। इसमें इस मेले को सूही ही क्यों कहा गया? क्योंकि सुनैना रानी जो थी ना, उनको सूही भी जो था वो प्यार से लोग कहते थे, तो सूही उनको कहते थे और सूही ही नाम इस मेले को जो था वो दिया गया। फिर चंबा का एक नवाला भी फेस्टिवल है। नवाला फेस्टिवल ना गद्दीज जहाँ पर रहते हैं पॉपुलरली, वो गद्दीज उसको मनाते हैं, भगवान शिव को जो है ये डेडिकेटेड होता है। तो मुख्य रूप से ये कांगड़ा और चंबा में मनाया जाता है जहाँ पर गद्दी रहते हैं।
तो नवाला भी आपने ध्यान रखना है, नवाला के बारे में क्वेश्चन पूछा जाए तो वो भी आपको पता होना चाहिए नवाला फेस्टिवल के बारे में। नेक्स्ट वन क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या है यहाँ पर। नेक्स्ट वन क्वेश्चन में बोलते हैं व्हाट इज द नेम ऑफ अ मोबाइल ऐप टू व्यू लैंड रिकॉर्ड इन हिमाचल प्रदेश। तो बोलते हैं कि हिमाचल प्रदेश में अगर आपको लैंड रिकॉर्ड देखने हैं तो आपके पास एक मोबाइल ऐप है जिसकी सहायता से आप देख सकते हैं। तो ये कौन सा मोबाइल ऐप है जिसकी सहायता से जो है आप इनको देख सकते हैं? तो देखो ये है एम हिम भूमि करके, एम हिम भूमि मोबाइल लैंड रिकॉर्ड है ये एक ऐप करके। इसकी सहायता से जो है वो आप देख सकते हैं अपने लैंड रिकॉर्ड्स को। तो यहाँ से यूजर ना अपने प्रॉपर्टी के बारे में डिटेल देख सकते हैं, अपना खसरा नंबर जो लैंड का होता है उसको देख सकते हैं, लैंड के डॉक्यूमेंट्स को देख सकते हैं। ये ऐप जो है वो लिस्ट प्रोवाइड करवाता है, विलेज की, स्टेट की, इन सारी चीज़ों की नई जानकारी प्रोवाइड करवा देता है। तो एम हिम भूमि मोबाइल ऐप जो है ये इंपॉर्टेंट मोबाइल ऐप है एक। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है जी। तो इसको आप ध्यान रखना। एक बार ना क्वेश्चन एक और मोबाइल ऐप के बारे में पूछा गया था, एम परिवहन करके एक मोबाइल ऐप है, उसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया था। तो वो भी आपने ध्यान रखना है कि एम परिवहन मोबाइल ऐप जो है वो क्यों है। एम परिवहन जो मोबाइल ऐप है ना वो किसके लिए है? आपने ध्यान रखना है कि ये मोबाइल ऐप जो है वो जो रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर है नितिन गडकरी, उनके द्वारा जो था वो लॉन्च किया गया था। इससे आप अपना व्हीकल्स के बारे में जो है वो जानकारी रख सकते हैं, उसके चलान्स के बारे में, ये सारी जानकारी पे जो है वो अपने जो आपकी गाड़ी है, व्हीकल है, उसके बारे में आपको मिल जाएगी। तो एम परिवहन ऐप जो है वो इम्पोर्टेंट है एक। सारथी ऐप भी जो है वो इस तरह से है एक, सारथी ऐप भी आपने ध्यान रखना है कि सारथी ऐप किस लिए है। तो सारथी ऐप भी ये किसके लिए है? सारथी ऐप ये भी जो है अवेयरनेस ऐप के रूप में ही जो है वो काम करता है सारथी ऐप, ठीक है जी। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम क्या पूछा गया है हमारे पास। यहाँ पर बोलते हैं विच राजा ऑफ बंगाल स्टेट वॉज ट्रिगेस्टली किल्ड बाय राजा सिद्धसेन ऑफ मंडी। तो ये क्वेश्चन तो पहले भी डिस्कस हुआ है मंडी में, जब हमने पढ़ा है बलोखरा सीरीज में कि बंगाल राज्य के किस राजा को मंडी के राजा सिद्धसेन ने जो था वो धोखे से जो था वो मार दिया था। देखो ये मंडी के राजा सिद्धसेन थे जिन्होंने बंगाल प्रिंसली स्टेट के राजा पृथ्वीपाल की जो था वो धोखे से हत्या कर दी थी। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। राजा सिद्धसेन का अगर नाम सुन लिया तो राजा सिद्धसेन का नाम सुन के ही जो है वो आपके माइंड में क्वेश्चन आना चाहिए। वो क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन ये आना चाहिए आपके माइंड में कि राजा गुरु गोविंद सिंह के कौन से समकालीन थे मंडी के राजा? तो सिद्धसेन जो था ये गुरु गोविंद सिंह जी के जो था वो समकालीन थे, ये आपने ध्यान रखना है। दूसरा आपने ध्यान रखना है कि राजा सिद्धसेन जब जो हुआ करते थे, इनका कार्यकाल जब मंडी में था तो ये बड़े ही योग्य और कुशल योद्धा जो था वो माने जाते थे। इनके कार्यकाल के दौरान जो था वो गुरु गोविंद सिंह भी जो था वो मंडी आए थे और इन्होंने राजा जो बंगाल के राजा हुआ करते थे जिनका नाम पृथ्वीपाल था, उनकी हत्या धोखे से की थी। दमदमा महल जो था ना वहाँ पर इनकी हत्या जो था वो की गई थी। तो दमदमा महल में जो था वो इनको मारा गया था इनके द्वारा। और सिद्धसेन ने जो था वो 1695 में सिरकपुर में एक किला भी जो था वो बनवाया था। जो हम मंदिर पढ़ते हैं ना अलग अलग मंडी में, तो पंचवक्रतवा मंदिर है मंडी में एक, मंडी में जो है वो एक सिद्ध जालपा माता का मंदिर भी है, तो वो भी इनके द्वारा बनवाया गया था। और सिद्ध गणेश का मंदिर है वहाँ पर, वो भी इनके द्वारा बनवाया गया था। मंडी में तो एक त्रिलोकनाथ मंदिर भी है जो राजा सिद्धसेन के द्वारा ही जो था वो बनवाया गया था। तो राजा सिद्धसेन के बारे में ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। हम यहाँ से एक और बात जानेंगे। यहाँ से ये जानना ज़रूरी हो जाता है कि मंडी में जो ना, मंडी में हमने क्या पढ़ा है? मंडी में हमने पढ़ा है कि मंडी शहर की स्थापना किसने की? मंडी रियासत की स्थापना किसने की? मंडी रियासत की स्थापना राजा बाहुसेन ने की थी, परंतु की कब थी? 1000 ईस्वी पूर्व जो था वो इसकी स्थापना की गई थी। मंडी शहर की स्थापना राजा अजबर सेन के द्वारा की गई थी। अजबर सेन ने जो था वो मंडी शहर की स्थापना की थी। 1527 में इन्होंने मंडी शहर की स्थापना जो था वो की थी। ये चीज़ें तो ज़रूर ध्यान रखें, बड़ी बेसिक पॉइंट्स हैं ये तो। और इस रियासत के जो अंतिम शासक थे वो थे राजा जोगिंदर सेन, इनका नाम भी आपने ध्यान रखना। राजा जोगिंदर सेन जो था वो मंडी रियासत के अंतिम शासक थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या पूछा गया है। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं ऑफ विच रिवर ट्राइब्यूटरीज आर फोजल, सरवरी एंड हंसा स्ट्रीम्स। तो बोलते हैं कि फोजल, सरवरी और हंसा धाराएं निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदियां हैं। एक बार इस क्वेश्चन का आंसर खुद से सोचें पहले, फिर हम डिटेल में भी डिस्कस करेंगे इसको कि जो फोजल हो गई, सरवरी हो गई, ये हंसा किसकी सहायक नदी। तो देखो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ब्यास। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। ब्यास जो है वो, ब्यास की ये सहायक नदियाँ फोजल हो गया, सरवरी हो गया, हंसा हो गया। चलो सही बात है कि ये ब्यास की जो है वो सहायक नदियाँ हैं। परंतु ब्यास का क्या आपको पता है कि ब्यास जो है ना
सबसे लंबी नदी हिमाचल प्रदेश की नहीं है, सबसे लंबी नदी हिमाचल प्रदेश की सतलुज है। अगर हम ब्यास के बारे में कुछ और जानते हैं ना, तो ब्यास नदी ना अलग अलग जिलों से होकर बहती है। जैसे कि कुल्लू से बहेगी सबसे पहले, ये कुल्लू शहर इसके किनारे स्थित है, और मंडी शहर भी जो है वो इसी के किनारे पड़ता है। मंडी के बाद नदौन शहर इसके किनारे पड़ता है, फिर ये कांगड़ा में प्रवेश कर जाती है। तो यहाँ पर अलग अलग सहायक नदियाँ जो हैं वो इसमें जुड़ती जाती हैं। जैसे कि कुल्लू में पार्वती हो गया, मल्लाना हो गया, सोलंग हो गया, मनालसू हो गया, फोजल हो गया, सरवारी हो गया, ये सारी नदियाँ इसकी सहायक हैं। मंडी में उहल हो गया, जियूणी हो गया, हंसा हो गया, तीर्थन हो गया, ये सारी इसकी सहायक नदियाँ हैं मंडी में। कांगड़ा में बात करें तो न्यूगल हो गया, बाणगंगा हो गया, गज हो गया, चक्की हो गया, बनेर हो गया, ये सारी इसकी इंपॉर्टेंट सहायक नदियाँ हैं। अगर हम इसके वैदिक नाम की बात करते हैं कि ब्यास नदी का वैदिक नाम क्या है, अर्जिक्या जो है उसका वैदिक नाम जो है वो आता है। और ये हिमाचल प्रदेश की, मैंने आपको बताया कि सबसे लंबी नदी नहीं है, सबसे लंबी नदी सतलुज है। तो ये ब्यास नदी हिमाचल में बहती कितने किलोमीटर है, तो ये 256 किलोमीटर जो है वो हिमाचल प्रदेश में बहती है। तो क्या ये सबसे छोटी नदी है? नहीं, ये दूसरे नंबर पर सबसे बड़ी नदी है सतलुज के बाद। सतलुज नदी जो है वो हिमाचल में 320 किलोमीटर जो है वो यात्रा तय करती है, और उसके बाद ब्यास नदी 256 किलोमीटर करती है। ये भी आपको पता होना चाहिए। सबसे छोटी नदी जो आती है ना हिमाचल प्रदेश की, वो कौन सी आती है? तो यमुना नदी बहुत ही कम हिमाचल प्रदेश में जो है वो बहती है। यमुना नदी बेशक आगे चलकर गंगा की एक बहुत बड़ी सहायक नदी बनती है ये जाकर, परंतु उससे पहले ये हिमाचल में बहुत ही कम यात्रा तय करती है, हरियाणा में जो है वो प्रवेश कर जाती है। यमुना नदी कहाँ पर हरियाणा में प्रवेश करती है वो भी आपको पता होना चाहिए। तो यमुना नदी जो है वो हरियाणा में ताजेबाला में हिमाचल को छोड़ती है, और वहाँ उसके बाद हरियाणा में प्रवेश कर जाती है। और उससे पहले ये उत्तराखंड से बहती हुई हिमाचल में आती है। तो उत्तराखंड से बहती हुई जब हिमाचल में आती है तो खोदर मांझरी नामक स्थान पर जो है हिमाचल में ये एंटर करती है। और इसकी मुख्य रूप से सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं यमुना की? अगर ये सबसे छोटी नदी है तो टॉन्स हो गया, मारकंडा हो गया, आंध्रा हो गया, और इसके अलावा बाटा हो गया, पब्बर हो गया, पत्तरी हो गया, ये सारी इसकी इंपॉर्टेंट सहायक नदियों में जो है वो आ जाती हैं। तो ये चीज़ें आप इंपॉर्टेंट ध्यान रखें, बड़ी ही बेसिक चीज़ें हैं, परंतु रिवीजन इज़ मस्ट, वो आप ध्यान रखना। यहाँ पर गलत भी लिखा था आंसर, परंतु कोई बात नहीं, पीडीएफ जब आपको अपलोड की जाएगी टेलीग्राम ग्रुप पर, वहाँ पर बिल्कुल सही आपको चीज़ें मिलेंगी। अगले क्वेश्चन देखें, बोलते हैं यहाँ पर, विच राजा ऑफ बुशहर प्रिंसली स्टेट रिसीव्ड हांगरंग वैली फ्रॉम एस जाकीर। तो बोलते हैं कि बुशहर के किस राजा को जो था वो हांगरंग वैली जो था वो किन्नौर की है, ये हांगरंग वैली ये जागीर के रूप में प्राप्त हुई थी। तो कौन से ये राजा थे जिनको जागीर के रूप में ये प्राप्त हुई थी? ये केहरी सिंह राजा थे बुशहर के। ऑप्शन डी सही आंसर है। केहरी सिंह के बारे में, बुशहर रियासत के बारे में पूरा कवर करेंगे यहाँ से। उससे पहले देखो, अगर पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो पीजीटी का पेपर देखो आपको पता है बहुत जल्दी पेपर हो जाएंगे। सेट के एग्ज़ाम की डेट तो आ गई है। अभी बच्चों के कमेंट्स आ रहे थे कि बहुत जल्दी एग्ज़ाम हो रहा है सेट का। देखिए ऐसे ही होगा पीजीटी के साथ भी, कभी भी इसकी डेट आ जाएगी और लगेगा कि अब तो टाइम बचा ही नहीं, तो अभी से तैयारी जो है वो अपनी शुरू करें। होपफुली शुरू तो होगी ही, परंतु उसको थोड़ा सा इंक्रीज़ कर दें। हम बात कर रहे थे बुशहर रियासत की। बुशहर रियासत देखो, केहरी सिंह यहाँ के बड़े ही इम्पोर्टेंट राजा हैं। केहरी सिंह क्यों इम्पोर्टेंट राजा हैं? क्योंकि राजा केहरी सिंह को जो था वो अजानुबाहु कहा गया। अजानुबाहु इनको किसके द्वारा कहा गया? अजानुबाहु कहकर जो था वो इनको संबोधित किया गया, क्योंकि इनके पैर जो था ना घुटनों तक छू जाते थे, तो इनकी बाजू थोड़ी लंबी लंबी थी, तो इनको जानुबाहु कहा गया। औरंगजेब ने इनको छत्रपति की उपाधि दे दी। पूछा जाता है कि छत्रपति की उपाधि किसको दी गई थी और किसने दी थी बुशहर रियासत में, तो ये ध्यान रखना। लवी मेला जो इम्पोर्टेंट मेला होता है, 300-400 साल पुराना है, वो भी जो है वो यहीं पर मनाया जाता है। इंटरनेशनल लेवल का मेला है। बुशहर रियासत की स्थापना कहा जाता है कि प्रद्युमन के द्वारा जो था वो की गई थी, और 110वें नंबर के वंशज इसके माने जाते हैं राजा चतर सिंह, जिनके द्वारा बुशहर की राजधानी जो था वो कामरू में जो पहले हुआ करती थी उसको शिफ्ट करके सराहन में जो था वो बनाया गया था। सराहन में कैपिटल इसको बना दिया गया, चलो सही बात है। उसके बाद फिर से कैपिटल शिफ्ट होती है, राजा राम सिंह यहाँ के राजा बनते हैं, और सराहन से रामपुर में जो है ये अपनी राजधानी जो है वो बना देते हैं। कहते हैं कि जब 1857 का विद्रोह हुआ था ना, तो विद्रोह के दौरान बुशहर के राजा ने अंग्रेजों की सहायता करने से इनकार कर दिया था। तो वो राजा शमशेर सिंह थे जिन्होंने ये साहसिक कार्य जो था वो किया था। और ये भी कहा जाता है कि इनके ऊपर एक्शन लेना चाहा, परंतु उस टाइम जो था वो फोर्सेस थोड़ी सी कम थी, कुछ और भी एडमिनिस्ट्रेटिव रीज़न थे जिनके कारण एक्शन भी जो है वो नहीं लिया गया इनके ऊपर। समर्थ ही नहीं रहे ब्रिटिशर्स की इनके ऊपर एक्शन लिया जाए। पदम सिंह यहाँ के अंतिम शासक हुए जिनके बारे में जो है वो पूछा जाता है, तो पदम सिंह का नाम आपने ध्यान रखना है।
ठीक है जी, ये चीज़ें हो गई आपके पास बेसिक चीज़ें सारी की सारी बुशहर रियासत के बारे में। लगभग बुशहर रियासत से जो क्वेश्चन पूछे गए हैं यहाँ पर कवर भी हो गए। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में क्या बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग टेम्पल वॉज बिल्ट बाय मेरुवर्मन इन दी राजा ऑफ चंबा। तो बोलते हैं निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर जो है वो चंबा के राजा मेरुवर्मन के द्वारा जो था वो बनवाया गया था। देखो, अगर हम बात करते हैं ना चंबा के मंदिरों की, तो चंबा में बड़े ही फेमस मंदिर हैं, और उन मंदिरों को किसके द्वारा बनवाया गया, उनके आर्किटेक्ट स्टाइल क्या रहे, वो क्वेश्चन एक इम्पॉर्टेंट है। पढ़े आपने हैं, बस वही है ना कि बार बार चीज़ें रिवाइज होती रहेंगी तो आपको याद भी रहेंगी, अदरवाइज़ भूल भी जाती हैं चीज़ें थोड़े टाइम के बाद। हम बात करते हैं चंबा के मणिमहेश टेम्पल की कि ये किसके द्वारा बनवाया गया था। तो चंबा का मणिमहेश टेम्पल राजा मेरुवर्मन ने ही बनवाया था। हम बात करते हैं लक्षणा देवी टेम्पल की, लक्षणा देवी टेम्पल भी मेरुवर्मन के द्वारा ही बनवाया गया था। और हम बात करते हैं नरसिंह टेम्पल की, तो ये भी जो था वो भरमौर में है स्थित, और ये भी जो था वो मेरुवर्मन के द्वारा ही बनवाया गया था। अदरवाइज़ ये कहा जाता है कि ये टेम्पल जो था ना, ये टेम्पल बनवाया गया था त्रिभुवन रेखा देवी के द्वारा, जो कि राजा युगांकर वर्मन की क्वीन थी, जिनके द्वारा ये बनवाया गया था। कहीं कहीं पर ये भी मेंशन किया गया है कि राजा मेरुवर्मन ने बनवाया था। तो हम इसका ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज ही मानकर चलेंगे। नरसिंह टेम्पल के बारे में जो आपको कन्फ्यूजन था ना, वो हमने दूर कर दिया। अब बात करते हैं मणिमहेश टेम्पल की। मणिमहेश मंदिर जो है ये नगाड़ा आर्किटेक्ट स्टाइल में बना हुआ है, भरमौर में स्थित है। मणिमहेश यात्रा भी होती है, भगवान शिव को ही यात्रा जो है वो डेडिकेट होती है। अगर बात करते हैं लक्षणा देवी मंदिर की, तो ये पेंटरूफ आर्किटेक्ट स्टाइल में बना हुआ है, और एचएस में क्वेश्चन पूछा जा चुका है इसके बारे में। और ये मंदिर राजा मेरुवर्मन के द्वारा ही जो था वो बनवाया गया था, या फिर इनके शासनकाल के दौरान ही बना था। नरसिंह टेम्पल शिखर आर्किटेक्ट स्टाइल में जो है वो बना हुआ है, इसका भरमौर में ही स्थित है, और 940 AD में ये बनवाया गया था। जो रेखा देवी थी उनके द्वारा, राजा युगांकर वर्मन की पत्नी। तो वो कॉन्सेप्ट भी थोड़ा सा आपका क्लियर हो गया होगा यहाँ से, परंतु हमने ऑप्शन डी को ही सही ऑप्शन जो है वो यहाँ पर जो है वो माना है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर चंबा के और मंदिरों के बारे में। चंबा में 84 टेम्पल भी स्थित है, 84 इनके 84 यानी कि 84 टेम्पल भी स्थित हैं। ये जो है वो 9th सेंचुरी में जो था वो बने थे, भरमौर में जो है ये स्थित है। चंबा में हरिराय मंदिर भी स्थित है, जो कि लक्ष्मण वर्मन के द्वारा 11th सेंचुरी में बनाया गया था और शिखर आर्किटेक्ट स्टाइल में बनवाया गया था। चंबा का लक्ष्मी नारायण मंदिर, ये भी इम्पोर्टेंट है। लक्ष्मी नारायण मंदिर भी शिखर आर्किटेक्ट स्टाइल में बनवाया गया था, परंतु ये राजा साहिल वर्मन के द्वारा जो था वो बनवाया गया था। ये आप नोट करें यहाँ से कि किसके द्वारा बनवाया गया था, राजा साहिल वर्मन के द्वारा जो था ये बनवाया गया था। चंबा के लगभग सारे टेम्पल जो था हमने कवर कर लिए। अब मैं यहाँ से ना कुछ अलग से रिवाइज करवाता हूँ आपको। कुछ ऐसे दर्रे हैं ना जो कांगड़ा को चंबा से जो है वो जोड़ते हैं, ठीक है, वो आपने ध्यान रखने हैं। एक वारू दर्रा आपने ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट वन है वारू दर्रा। एक आपने तोरी दर्रा ध्यान रखना है, ये भी इम्पोर्टेंट है। एक आपने तेलंग दर्रा जो है वो ध्यान रखना है, ये भी इम्पोर्टेंट है। ये चंबा को कांगड़ा साइड से जोड़ते हैं, ये नोट करें। और चंबा में ही जो अपने अंदरूनी कुछ दर्रे स्थित हैं, जैसे कि चंबा को जो पांगी से जोड़ेंगे, जैसे कि साच दर्रा, राती दर्रा, उनके नाम आपको याद होने चाहिए। अगला क्वेश्चन देखें क्या बोलते हैं नेम दी रूलर ऑफ जुब्बल हु वाज इलेक्टेड मेंबर ऑफ स्टैंडिंग कमेटी ऑफ चैम्बर ऑफ प्रिंसेस इन 1939। जुब्बल के उस शासक का नाम बताइए जो 1939 में चैम्बर ऑफ प्रिंसेस की स्थायी समिति का सदस्य था। ये तो हमारी अलाइड सर्विसेज की टेस्ट सीरीज में भी डिस्कस हुआ है। अगर अलाइड सर्विसेज की टेस्ट सीरीज आपको प्रैक्टिस करनी है ना, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में लिंक दिए गए हैं, वहाँ से आप अलाइड की टेस्ट सीरीज जो है वो प्रैक्टिस कर सकते हैं। डेफिनेटली बहुत ज़्यादा हेल्प आपको मिलेगी और आपकी स्टडी को भी जो है वो एक अच्छी शेप मिल जाएगी। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, वहाँ से आपको सारी जानकारी टेस्ट सीरीज की मिल जाएगी और आप अवेल कर सकते हैं उसको। अपनी स्टडी को अगर आप अच्छी शेप देना चाहते हैं, कंपटीशन में पीछे नहीं रहना चाहते। अब बोलते हैं यहाँ पर कि जुब्बल के उस शासक का नाम बताइए, वो कौन था। वो था राजा भगत चंद। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। भगत चंद जो था वो जुब्बल का शासक था और इसको चुना गया था, ये आपने ध्यान रखना है। हम जुब्बल रियासत की बात करते हैं तो कॉन्सेप्ट और भी ज़्यादा क्लियर होंगे। जुब्बल रियासत की स्थापना राजा करमचंद के द्वारा जो था वो की गई थी, ये आपने ध्यान रखना है। और राजा भगत चंद जो यहाँ के राजा हुए ना, ये देखो इनके कार्य 1939 की ये बात है। 1939 में भगत चंद जो है वो इलेक्ट किए गए। स्टैंडिंग कमेटी जो थी ना उसमें चैम्बर ऑफ प्रिंसेस में इनको जो था वो एज ए मेंबर के रूप में जो था वो अपॉइंट किया गया था। इन्होंने जो था अपनी रानी के साथ ना वर्ल्ड का टूर भी जो था वो कर रखा था। इनके कार्यकाल के दौरान ही जो था वो एजुकेशनल और मेडिकल सर्विसेज जो था वो फ्री हुई और काफ़ी हेल्प वहाँ से मिली। 1930
1951 में 1951 में इनका देहांत हुआ और वुडविले पैलेस है, वुडविले पैलेस शिमला में जो है वो स्थित है, जहाँ पर इनका देहांत जो था वो हुआ था, ये ध्यान रखना। और जुब्बल रियासत जो थी ना, ये इम्पॉर्टेंट वन रियासत थी। 15 अप्रैल 1948 को ये हिमाचल के साथ जो था वो हिमाचल का एक पार्ट जो था वो बन गई थी। और जुब्बल के बारे में आप ये ध्यान रख सकते हैं कि जुब्बल के राजा का जो रेजिडेंस था ना, राजा योगेंद्र चंद का रेजिडेंस, वो जो था वो चाइनीज़ स्टाइल में जो था वो बना हुआ था। इस तरह का क्वेश्चन क्रैक हो जाए तो एग्जाम में पूछ ले जाए, क्लैश हो जाए तो हेल्प मिल जाएगी। अगला क्वेश्चन भी वहीं से है, बोलते हैं इन विच ईयर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट वॉज एस्टेब्लाइज्ड इन जुब्बल प्रिंसली स्टेट। ऑल्सो टेस्ट सीरीज का क्वेश्चन है ये। हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट जो था वो कब जो था वो एस्टेब्लाइज किया गया था, कहाँ पर, जुब्बल रियासत में। तो ये 1924 में किया गया था, ऑप्शन बी सही आंसर है। 1924 में किया गया था, किसके कार्यकाल के दौरान किया गया था? राजा भगत चंद ही थे जिनके कार्यकाल के दौरान किया गया था। तो भगत चंद का नाम आपने ध्यान रखना है, जिनके कार्यकाल के दौरान बिजली आई और ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो था वो स्थापित किया गया था। फर्स्ट प्रिंसली स्टेट था शिमला का, जहाँ पर फिर इलेक्ट्रिसिटी जो था वो आ गई थी, ये भी ध्यान रखें। तो देखो कितने अच्छे काम किए गए, एजुकेशन को फ्री किया गया, मेडिकल सर्विसेज को फ्री किया गया, और इनके द्वारा जो था वो क्या किया गया, 1924 में यहाँ पर जो था वो बिजली के लिए काम किया गया। तो ये चीज़ें ना और ऑटोमेटिकली जो है वो किसी भी स्टेट को, किसी भी प्रिंसली स्टेट को, कंट्री को जो है वो आगे ले जाती हैं। नेक्स्ट वन क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या पूछा गया। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट बोली गई है, यहाँ पर कुछ एक स्टेटमेंट हमें कंसीडर करनी है। चमेरा डैम इज लोकेटेड नियर डलहौजी इन चंबा डिस्ट्रिक्ट। दूसरे में बोलते हैं कि चमेरा डैम हार्नेस दी वाटर फ्रॉम ट्रिब्यूटरीज ऑफ चेनाब रिवर। अब देखो चमेरा डैम की बात की जा रही है। चमेरा एक इम्पॉर्टेंट डैम है हिमाचल प्रदेश का। क्या ये चंबा डिस्ट्रिक्ट में स्थित है? हाँ बिल्कुल, चंबा डिस्ट्रिक्ट में जो है वो चमेरा डैम स्थित है, परंतु डलहौजी के समीप जो है वो ये स्थित नहीं है। तो पहली ऑप्शन तो हो गई बिल्कुल गलत आपके पास, क्योंकि ये डलहौजी के समीप स्थित नहीं है। तो कैसे आप कहेंगे कि चमेरा डैम जो है वो डलहौजी के समीप स्थित है? ये चंबा में स्थित है, वो बात बिल्कुल सही है। और दूसरे क्वेश्चन में बोलते हैं कि ये पानी लेता है चेनाब की सहायक नदियों से। नहीं, ये रावी से जो है वो पानी लेता है, तो रावी होगा। दूसरी स्टेटमेंट भी गलत है, यहाँ पर नन ऑफ दीज इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि कोई भी स्टेटमेंट करेक्ट है ही नहीं इनमें से। चमेरा डैम की बात करते हैं तो चमेरा विलेज है चंबा में एक, जहाँ पर ये स्थित है, और ये जो है ना चमेरा डैम, ये रावी नदी की सहायक नदियों से जो है वो पानी लेता है। तो ये बात आप नोट करें। चमेरा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट भी जो है वो है, चमेरा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट बहुत बार रिवाइज हुआ है हमारे पास। चमेरा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो है वो कौन सी नदी के ऊपर बना हुआ है? ऑब्वियसली रावी नदी के ऊपर बना हुआ है, परंतु इसकी कैपेसिटी कितनी है? देखो चमेरा 1 परियोजना है, चमेरा 2 परियोजना है और चमेरा 3 परियोजना है। इन तीनों की कैपेसिटी अलग अलग है। चमेरा 1 की कैपेसिटी है 540 मेगावाट, चमेरा 2 की कैपेसिटी जो है वो 300 मेगावाट है, और चमेरा 3 की कैपेसिटी जो है वो 231 मेगावाट है। ये डन हो गया। और इनको एग्जीक्यूट कौन करता है? तो इनको एग्जीक्यूट करने वाली एजेंसी है NHPC, ये इनको जो है वो एग्जीक्यूट करती है। तो ये इनकी एग्जीक्यूटिंग एजेंसी के रूप में काम करती है। तो अब चमेरा डैम के बारे में कोई भी क्वेश्चन पूछा गया, चमेरा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के बारे में क्वेश्चन पूछा गया, तो आपका क्वेश्चन कभी गलत हो ही नहीं सकता। हाँ, चंबा में क्या कोई और हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट भी स्थित है जो आपको याद रखना है? तो बिल्कुल चंबा में जो है वो और भी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो है स्थित हैं, जैसे कि बैरास्यूल परियोजना है डिस्ट्रिक्ट चंबा के भरमौर में, 198 मेगावाट की ये परियोजना है, और रावी रिवर बेसिन पर बनी हुई है। बैरास्यूल रावी की ही एक सहायक नदी जो है वो है, 198 मेगावाट की जो है ये परियोजना है। चंबा में एक हमने हिबरा परियोजना भी पढ़ी थी, अगर आपको ध्यान हो, हिबरा परियोजना भी पढ़ी थी। तो हिबरा परियोजना जो है ये जो है रावी रिवर बेसिन पर ही बनी हुई है, 260 मेगावाट की परियोजना है, चंबा जिले में ही स्थित है, भरमौर में, एग्जैक्टली भरमौर साइड में जो है वो स्थित है। चंबा में एक रोआली परियोजना भी हमने पढ़ी थी, ROALI परियोजना। ये परियोजना जो है ये इंपॉर्टेंट वन परियोजना 500 मेगावाट की परियोजना है, और चंबा में चेनाब नदी भी बहती है, तो चेनाब नदी बेसिन पर जो है ये बनी हुई है, और भरमौर साइड में जो है ये स्थित है। ये आप ध्यान रखें। तो चंबा की ये 2-3 परियोजनाएं साथ में आपने नोट करनी है, इनको ध्यान रखना है। और हाँ, PGT जैसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो PGT पेपर 1 में टेस्ट सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी, क्योंकि यहाँ से प्रैक्टिस होगी, कमियाँ पता चलेंगी, और आपकी जो तैयारी है उसकी जो कमियां होंगी उनको भी आप कवर कर पाएंगे। तो टेस्ट सीरीज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में दिया गया है। कोई भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें तो एक बात ध्यान रखें, टेस्ट सीरीज का ग्रुप आपने ज़रूर ज्वाइन कर लेना है। वहाँ पर आपको टेस्ट सीरीज के लिंक मिल जाएंगे, वहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, इंपॉर्टेंट कंटेंट टेस्ट सीरीज के अलावा भी हम देंगे, वो भी आपको वहाँ पर मिल जाएगा, तो उसको ज़रूर ज्वाइन करना है। अब ये क्वेश्चन पहले मैं आपसे यहाँ पर
हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के बारे में पूछता हूँ वो आप मुझे बताइए। आपने हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो है बहुत बार पढ़ रखे हैं, तो एक आपने प्रोजेक्ट पढ़ा है कौन सा, रेणुका हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। ये कितने मेगावाट का प्रोजेक्ट है, कहाँ पर स्थित है, ये आप अंदाज़ा लगा लेंगे कितने मेगावाट का प्रोजेक्ट है, बिना कहीं से भी देखे अपनी कैपेसिटी से जो है उसका आंसर को बताएं। यहाँ पर क्वेश्चन देखें जी, क्वेश्चन में क्या बोलते हैं एज पर लाइफ स्टॉक सेंसस 2019 व्हाट इज द हिमाचल प्रदेश रैंक इन कैटल पॉपुलेशन इन कंट्री। तो पूरे कंट्री में कैटल पॉपुलेशन में हिमाचल प्रदेश का रैंक पूछा गया है, जो पशुधन जनगणना 2019 की हुई थी। लास्ट एडिशन में मैंने ये क्वेश्चन आपको डिटेल से बताया था। हमने कैटल की यहाँ पर पॉपुलेशन में रैंक भी हिमाचल का पढ़ा था, हमने पोल्ट्री में भी पढ़ा था, तो वो दोनों रैंक आपको अभी बताने हैं। पहले तो ऑप्शन का क्वेश्चन का आंसर बताएं और दूसरा आप जो एडिशनल है वो भी बताएं। अगर आपको टेलीग्राम पर ज्वाइन करना है तो टेलीग्राम पर ज्वाइन करने के लिए अपने टेलीग्राम से @allexam31 इस तरह से सर्च करना, वहाँ पर PDF भी आपको प्रोवाइड करवाई जाएगी जल्दी ही, तो वहाँ पर ज्वाइन कर लेना। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।